Hello everyone, welcome to Study with Palak, your one-stop solution for all queries and doubts. तो जैसे कि हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं अपने जेकेएसएसबी, नायब तहसीलदार, पीएससी एग्जाम, एसएससी, जूनियर असिस्टेंट की जनरल साइंस के लिए, तो हमने फोर्स एंड मोशन जो है वो कंप्लीट कर चुके हैं. नाउ वी आर गोइंग विद द वर्क, एनर्जी एंड पावर. ठीक है, तो वर्क क्या होता है भाई? फिजिक्स के हिसाब से वर्क होता है कि जब आप कुछ फोर्स अप्लाई कर रहे हो, जब आप कोई फोर्स अप्लाई कर रहे हो और उस फोर्स को अप्लाई करने की वजह से कोई डिस्प्लेसमेंट हो रही है, तो आप फिजिक्स कह रही है तो आपने काम किया. ठीक है, बट अगर सपोज करो आप एक जगह पर बैठकर 10 घंटे भी मेहनत कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, अपनी एक जगह पे कॉन्टिन्यूसली बैठकर आपने कोई फोर्स नहीं लगाई, कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुई, तो फिजिक्स के मुताबिक आप वेले हो, मतलब आपने कोई काम नहीं किया. ठीक है, तो फिजिक्स के हिसाब से काम करना क्या होता है, वर्क क्या होता है? फिजिक्स के हिसाब से काम करना होता है जब कोई फोर्स अप्लाई होती है किसी ऑब्जेक्ट पे, किसी बॉडी पे, और उस फोर्स के अप्लाई होने की वजह से उस ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है वो चेंज हो रही है, उसकी डिस्प्लेसमेंट हो रही है, देन अ वर्क इज सेड टू बी डन. ठीक है, तो वर्क का जो फॉर्मूला हो जाता है वो हो जाता है कि फोर्स अप्लाई करने से कोई डिस्प्लेसमेंट हो रही है, फोर्स अप्लाई करने से कोई डिस्प्लेसमेंट हो रही है, एस लिख लो या डी लिख लो. ठीक है, और दिस इज योर कॉस प्रोडक्ट. ठीक है, वर्क क्या आपका? कॉस प्रोडक्ट. ठीक है, तो वर्क इज सेड टू बी डन अगर कोई फोर्स अप्लाई की जाती है किसी बॉडी पे और उसकी वजह से उसकी डिस्प्लेसमेंट हो रही है, तो आप कहोगे कि कुछ काम हुआ है. ठीक है, तो फोर्स एक्ट होनी चाहिए बॉडी के ऊपर और फोर्स की वजह से कोई डिस्प्लेसमेंट होनी चाहिए. ठीक है, जैसे कि अगर आप एक्सेलेरेटर जो है प्रेस करते हो गाड़ी का, ठीक है, तो गाड़ी जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करती है. अगर आप ब्रेक लगाते हो तो गाड़ी रुक जाती है. तो वो क्या है, आप एक तरह से फोर्स अप्लाई कर रहे हो जिसकी वजह से कोई काम किया जा रहा है. ठीक है, सो वर्क जो है वो फोर्स पे डिपेंड करता है, वर्क जो है वो डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करता है. ठीक है, एंड इट इज द एफएस कॉस थीटा. ठीक है, ओके. सो एक चीज और याद रखना, वर्क जो है वो 3 तरह के हो सकते हैं. आप कह सकते हो कि पॉजिटिव काम किया है, नेगेटिव वर्क डन है एंड जीरो वर्क डन है. ठीक है, पॉजिटिव वर्क तब होगा जब फोर्स जिस डायरेक्शन पे लग रही है, डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन में हो रही है. ठीक है, व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज इन द सेम डायरेक्शन, क्या होगा? फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज इन सेम डायरेक्शन. समझ आ रही है बात? ठीक है, तो कहोगे पॉजिटिव वर्क डन है. जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में है, जब फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में है, तो आप कहोगे कि जो वर्क डन है वो नेगेटिव है. ठीक है, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट जो है वो इन अपोजिट डायरेक्शन. ठीक है जी, ठीक है. पॉजिटिव वर्क डन में जो थीटा होता है ना, वो किसके बराबर होता है? पॉजिटिव वर्क डन में थीटा जो होता है वो 0 डिग्री के बराबर होता है. तो वर्क डन कितना हो जाता है? एफ एस कॉस 0. और आपको पता होना चाहिए कि कॉस 0 इज इक्वल्स टू 1, राइट? नेगेटिव वर्क डन में थीटा जो है इट इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. ठीक है, तो वर्क डन क्या हो जाएगा? एफ एस कॉस 180 डिग्री, एंड कॉस 180 डिग्री बच्चा इज इक्वल्स टू -1. ठीक है, cos 180 डिग्री इज इक्वल्स टू -1. ठीक है, तो याद रखना नेगेटिव वर्क डन क्या है? जब आपका जो जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है वो अपोजिट है डिस्प्लेसमेंट के. ठीक है, और जीरो वर्क डन होता है जब थीटा जो होगा वो 90 डिग्री होगा, मतलब कि फोर्स जिस डायरेक्शन पे लग रही है डिस्प्लेसमेंट उसके परपेंडिकुलर है.
ठीक है, फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही है, डिस्प्लेसमेंट उसके परपेंडिकुलर है, तो वर्क डन क्या हो जाएगा एफ एस cos 90 एंड cos 90 बच्चा क्या होता है, इट इज इक्वल्स टू 0, है ना। तो ये होता है आपका पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो वर्क डन। तो बच्चा जीरो वर्क डन की एग्जांपल क्या हो सकती है, जीरो वर्क डन की एग्जांपल क्या हो सकती है, जैसे कि वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन अ बुक, कोई बुक किसी बॉक्स के ऊपर, कोई भी बॉक्स या बुक जो है एक टेबल के ऊपर पड़ी हुई है, किसी रूफ के ऊपर पड़ी हुई है, तो उस पर जो ग्रेविटी वर्क डन कर रही है, ठीक है, तो वो क्या होगी 90 डिग्री का एंगल बनाएगी ना। कोई अगर मान लो किसी बस के रूफ के ऊपर कोई बुक पड़ी हुई है, कोई बॉक्स पड़ा हुआ है, ठीक है, तो बस जो है वो हॉरिजॉन्टली स्ट्रेट मूव कर रही है, ग्रेविटी उसको नीचे की तरफ फोर्स लगा रही है, ठीक है, तो ये फोर्स लग रही है और ये आपकी हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट हो रही है, तो ऐसे टाइम पर जो आपका एंगल बन जाएगा वो क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो दिस इज योर जीरो वर्क डन, ठीक है। तो याद रखना पॉजिटिव वर्क डन में फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन, नेगेटिव में फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन, एंड जीरो वर्क डन में फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट जो है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो मतलब मैं तुम्हें एक बात बोल दूं कि वर्क डन जो है उसमें फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जो है एक दूसरे के पैरेलल होने चाहिए, एक दूसरे को हॉरिजॉन्टल पोजीशन में होने चाहिए, पर परपेंडिकुलर नहीं होने चाहिए। अगर परपेंडिकुलर हुआ तो कोई काम आपने नहीं किया है, ठीक है। यूनिट ऑफ वर्क इज जूल्स, ठीक है, यूनिट ऑफ वर्क इज जूल्स, ठीक है। वर्क डन क्या होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, है ना, फोर्स क्या होता है न्यूटन एंड डिस्प्लेसमेंट होता है मीटर। तो 1 जूल क्या हो जाएगा, 1 जूल हो जाएगा जब 1 न्यूटन जो है फोर्स अप्लाई की गई है 1 मीटर डिस्प्लेसमेंट करने के लिए, तो आप कहोगे 1 जूल ऑफ वर्क इज टू बी डन। 1 जूल ऑफ वर्क क्या होगा, जब 1 न्यूटन जो है 1 न्यूटन इज फोर्स इज अप्लाइड टू प्रोड्यूस अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 1 मीटर, देन यू कैन से दैट 1 जूल ऑफ वर्क हैज टू बी डन, ठीक है। तो जूल इज द ऐसा यूनिट ऑफ वर्क, ठीक है। अब आता है डायमेंशनल फॉर्मूला। तो डायमेंशनल फॉर्मूला जो होता है ना उसमें 3 चीजें रहती हैं, एम एल टी, ठीक है। एम होता है फॉर मास, एल होता है फॉर लेंथ, ठीक है, और टी होता है टाइम, ठीक है। ये 3 चीजें होती है, आपको जो भी आपका डायमेंशनल फॉर्मूला होगा किसी भी चीज का फॉर्मूले का वो आपको इसमें कन्वर्ट करना है। अब मैं जैसे बोलती हूँ कि फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालो, मैं इसका अलग से भी वीडियो लेक्चर लूंगी। फोर्स क्या होता है आपका, हाँ, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, यही फॉर्मूला पढ़ा है ना हमने फोर्स का, बिल्कुल पढ़ा है हमने फोर्स का भाई, ये फॉर्मूला, ठीक है। मास, मास मतलब मास क्या होता है, हाँ, मतलब केजी, मास केजी हुआ ना, मास केजी, मास की यूनिट केजी होती है। एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, टाइम के साथ वेलोसिटी का चेंज होना, ठीक है। वेलोसिटी मतलब स्पीड, वेलोसिटी क्या होता है स्पीड, स्पीड क्या होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, चलो ठीक है जी। चलो उसके बाद केजी मतलब केजी हो गया मास, मास, मास का एम आ गया, डिस्टेंस मतलब लेंथ, लेंथ का एल आ गया, टाइम टी, टी नीचे है तो ऊपर जाके क्या बन जाएगा -2, तो ये इसकी डायमेंशनल फॉर्मूला बन गया एम एल टी -2, ठीक है। अच्छा अब वर्क का क्या बन जाएगा, वो कहता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, राइट। तो फोर्स का है एम एल टी -2, डिस्प्लेसमेंट क्या है एल, तो ये क्या बन जाएगा एम एल टू टी -2, तो ये डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वर्क आ गया, ठीक है। अगर मैं वर्क का यूनिट्स पूछूं, अगर मैं वर्क की यूनिट्स बोलूं, ठीक है, वर्क की यूनिट्स बोलूं, तो इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट्स में जो आपकी वर्क की यूनिट होती थी किलो वॉट और 1 किलोवाट और को अगर आप जूल्स में कन्वर्ट करना चाहते हो तो 1 किलोवाट में 1000 वॉट्स होते हैं, राइट,
ठीक है, एंड 1 आवर में कितने सेकेंड्स होते हैं? 3600, तो इट इज 36001 ठीक है। तो इसको अगर मैं स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करूंगी तो इट विल बी 3.6 इंटू 10⁶ जूल्स, ठीक है। तो 1 किलोवाट आवर इज इक्वल्स टू 3.6 इंटू 10⁶ जूल्स। तो तुम कह सकते हो कि जूल्स जो है दिस इज ऑल्सो इक्वल्स टू वॉट? वॉट इंटू सेकेंड, है ना, क्योंकि 1000 वॉट और 3600 सेकेंड, तो वॉट इंटू सेकेंड इज वॉट? जूल्स, ठीक है। ओके, अब एक क्वेश्चन करते हैं, चलो। A force of 6 Newton is applied on an object at an angle of 60 degree. Force दिया है आपको 6 Newton, angle दिया है 60 degree with the horizontal, perpendicular नहीं बोला है ना। Calculate the work done moving the object by 2 meter. Displacement दी है 2 meter. तो बेटा सिंपल सा क्वेश्चन है ये, है ना। फॉर्मूला क्या था? Fs cos थीटा, Fs6 S2 cos 60। cos 60 कितना होता है? हाँ जी, cos 60 कितना होता है? यस, कोई बता सकता है ना cos 60 क्या होता है? सिंपल सा cos 60 की वैल्यू 1/2 है ना। cos 60 की वैल्यू 1/2। सेकंड, व्हाट हैपेंड? यस, so it will be the your 6 joules of work is done when 6 Newton of force is applied at an angle of 60 degree to move the object by 2 meter। ठीक है, चलो आगे आ जाओ। A person lifts 5 kg potatoes from the ground floor to height of 4 meter to bring it to the first floor. Calculate the work done। क्या दिया हुआ है? पोटैटो का मास दिया है, ठीक है। हाइट मतलब डिस्प्लेसमेंट 4 मीटर। सो क्या बोल रहे हैं? A person lifts 5 kg potatoes from the ground floor to a height of 4 meter to bring it to first floor. Calculate the work done, है ना, ये बोल रहे हैं, ठीक है। A person lifts 5 kg potatoes from the ground floor to a height of 4 meter to bring it to first floor, ठीक है। सो कैसे निकालेंगे? तुम्हें तो एक ही फॉर्मूला पड़ता है, वो क्या है? वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट तो तुम्हारे पास है। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? मास इनटू एक्सेलेरेशन। फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। एम दिया है तुम्हें 5, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला क्या होता है? 9.8, एंड आपको हाइट दी है 4, ठीक है। तो कितना आ जाएगा ये? इंटू 20, 9.8, ठीक है। तो 9.8 इंटू 2 कर लो, कितना आ जाएगा? 16 to 9, 18, 90, इट इज 196 जूल्स। सिंपल था ना क्वेश्चन, ठीक है। अब मैं इसको डायरेक्ट फॉर्मूला वाला भी पढ़ा देती हूँ। वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। मान लो ये दो मैंने तुम्हें फिगर्स दी हैं, ठीक है। एक ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जिसमें जो वेट है, फोर्स है, वो नीचे की तरफ लग रही है, ठीक है। जो वेट है ऑब्जेक्ट का, ठीक है, एक सेकेंड, ऑब्जेक्ट का वेट, ठीक है, ये रहा, और फोर्स ऊपर लग रही है, और हाइट जो है मतलब इतना वो लिफ्ट हुआ है, ठीक है। फिगर में वर्क इज डन अगेंस्ट द फोर्स mg, है ना। डाउन जो उसकी फोर्स नीचे की तरफ लग रही है उसके अगेंस्ट जो है काम किया गया, एंड डिस्प्लेसमेंट जो है ऊपर की तरफ हुई है, थीटा 180 डिग्री है, ठीक है। तो फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कॉस 180 डिग्री हो जाएगा ना। डिस्प्लेसमेंट 180 डिग्री क्योंकि ऊपर की तरफ सीधा मूव करके गया है,
ठीक है। तो जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जो है अपोजिट डायरेक्शन में होती है तो मतलब क्या होता है, हमने थीटा क्या लिया था 180 डिग्री, ठीक है। सो फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या है, हाइट h, ठीक है। सेकंड में क्या बोल रहे हैं कि फोर्स mg एंड डिस्प्लेसमेंट जो है वो सेम डायरेक्शन में है, ठीक है। फोर्स mg और डिस्प्लेसमेंट जो है वो सेम डायरेक्शन में है, मास जो है वो लोअर्ड है, मास इज बीइंग लोअर्ड, अब नीचे की तरफ आ रहा है, तो थीटा हो जाएगा 0 डिग्री, तो ये हो जाएगा mgh पॉजिटिव। तो मैं क्या समझने की मतलब फॉर्मूला तो mgh हुआ, हम फॉर्मूला mgh लेते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ नहीं लेते, ठीक है। तो देखो व्हेन द ऑब्जेक्ट इज लिफ्टेड अप, जब आप ऑब्जेक्ट को लिफ्ट कर रहे हो तो वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज नेगेटिव, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स उसको नीचे खींचने की कोशिश कर रही है, बट हम उस ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ लेके जा रहे हो, तो हमें ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट काम करना है, तो नेगेटिव हो गया। बट वर्क डन बाय द पर्सन जो उस ऑब्जेक्ट को लिफ्ट कर रहा है, उस पर्सन ने तो काम पॉजिटिव किया ना, वर्क डन बाय दैट पर्सन जो उस ऑब्जेक्ट को लिफ्ट कर रहा है वो पॉजिटिव है, बट जो ऑब्जेक्ट पे काम हुआ है, ठीक है, जो उस ऑब्जेक्ट को ऊपर लिफ्ट करने के लिए काम हुआ है, ऑब्जेक्ट पे काम हुआ है अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स, वो नेगेटिव है। जब ऑब्जेक्ट को लोअर कर रहे हैं, नीचे की तरफ लेके आ रहे हैं, तो वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स जो होगा वो पॉजिटिव होगा, ठीक है। बट वर्क डन बाय द पर्सन जो उस ऑब्जेक्ट को लोअर कर रहे हैं वो नेगेटिव होगा, ठीक है। तो बोथ केसेस में हम अज्यूम क्या करें, द ऑब्जेक्ट इज बीइंग मूव्ड बट कोई एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं हुई है, ठीक है। तो मतलब दोनों अपोजिट होता है, ठीक है। जो वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स पहले केस में नेगेटिव था, ठीक है, बट जो पर्सन उसको लिफ्ट कर रहा था वो पॉजिटिव काम कर रहा था। फिर दूसरे केस में वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स वो पॉजिटिव होगा, जो पर्सन उसको नीचे लेकर जा रहा था वो नेगेटिव था, ठीक है। A bag of grains of mass 2 kg, a bag of grains of mass 2 kg is lifted through a height of 5 meter. How much work is done by the lift force? How much work is done by the, तो निकालो, force is equals to mass into acceleration due to gravity into h, sorry, work done, ठीक है। वर्क डन हो गया 2 into 9.8 into 5, इट विल बी 98 joules, ठीक है। हाउ मच वर्क इज डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, हाउ मच वर्क इज डन बाय द लिफ्ट फोर्स, वो तो उसने पॉजिटिव काम किया भाई, उसने उसको ऊपर लेके किया है, उसका पॉजिटिव काम था। बट वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी वर्क डन जो हो जाएगा वो नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। अगर यही उल्टा पूछ लेते कि अगर मतलब लोअर्ड है लिफ्ट उसको नीचे की तरफ लेकर आ रही है तो वो नेगेटिव हो जाता, और अगर वर्क डन बाय द ग्रेविटी होता तो वो पॉजिटिव हो जाता, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स, या तुम कह सकते हो वेरिएबल वर्क डन, ठीक है। तो वेरिएबल फोर्स का कोई भी एग्जांपल अगर आते तो हम फोर्स एक्सर्टेड बाय द स्प्रिंग बोल लेते हैं। अब स्प्रिंग तो सबने देखी होगी भाई, देखी है ना, ये स्प्रिंग होती है, इस टाइम पे कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है, एक सेकेंड, ओके, थोड़ा सा ना मेरा आई थिंक हैंग कर रहा है। तो वर्क इस टाइम पे तो कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है, डिस्प्लेसमेंट 0 है। अब आपने क्या किया, इस स्प्रिंग को स्ट्रेच किया, कोई डिस्प्लेसमेंट हुई, बिल्कुल हुई डिस्प्लेसमेंट, और आपने कोई फोर्स भी अप्लाई की, ठीक है। या तो आप इसको कंप्रेस करते हो तो भी डिस्प्लेसमेंट होगी और तब भी फोर्स अप्लाई की जाएगी। बट क्या होता है ना, आपको पता है अगर आप स्प्रिंग को स्ट्रेच करते हो या कंप्रेस करते हो तो जब आप उसको छोड़ते हो तो स्प्रिंग वापस से अपनी पोजीशन पे आने की कोशिश करती है ना। वो क्यों आने की कोशिश करती है, क्योंकि उसके अंदर एक इंटरनल फोर्स होती है, रिस्टोरिंग फोर्स होती है। क्या होती है, रिस्टोरिंग फोर्स होती है, ठीक है, जो कि कोशिश करती है कि स्प्रिंग अपनी ओरिजिनल पोजीशन को रीगेन करे, अपनी ओरिजिनल शेप को रीगेन करे, ठीक है। उस फोर्स को हम बोलते हैं इंटरनल फोर्स है, रिस्टोरिंग फोर्स, ठीक है। तो पहले
डिस्प्लेसमेंट 0 थी, अब आपने कंप्रेस किया या इलोंगेट किया, आपने एक्सटर्नल फोर्स F अप्लाई की, बट उसके अंदर एक स्टोरिंग फोर्स है, इंटरनल फोर्स है Fs, जो आएगी वो किसकी वजह से होगी? उसकी इलास्टिक प्रॉपर्टी की वजह से होगी। ठीक है, जब आप स्प्रिंग को कंप्रेस या स्ट्रेच कर रहे हो, ठीक है, इलोंगेट कर रहे हो, तो वो रिस्टोरिंग फोर्स भी इंक्रीज करेगी विथ इंक्रीजिंग डिस्प्लेसमेंट। जितनी ज्यादा डिस्प्लेसमेंट होगी, फोर्स भी इतनी ज्यादा इंक्रीज होगी, ताकि वो कोशिश करेगी कि मैं उसको वापस अपनी पोजीशन पे लेकर आऊं, और वो इक्वल हो जाएगी एक्सटर्नल फोर्स के। इंटरनल फोर्स किसके बराबर हो जाएगी? एक्सटर्नल फोर्स के। कब? जब आपकी कंप्रेशन या इलोंगेशन जो है वो मैक्सिमम हो, मतलब जितनी ज्यादा डिस्प्लेसमेंट आप कर सकते थे कर दी, इससे ज्यादा डिस्प्लेसमेंट पॉसिबल नहीं है, वरना स्प्रिंग टूट जाएगी। तो जब ऐसा होगा तो इंटरनल और एक्सटर्नल फोर्स जो है वो बराबर हो जाते हैं। ठीक है, हुक्स लॉ क्या कहता है? दिस इज अप्लाइड फॉर ओनली स्मॉल डिस्प्लेसमेंट्स। हुक्स लॉ क्या कहता है कि जो आपकी इंटरनल फोर्स होती है, ठीक है, वो बराबर होती है के एक्स के। के इज नोन एज स्प्रिंग कांस्टेंट। ठीक है, एंड दिस इंटरनल फोर्स इज ऑलवेज अपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट। एस क्या है? वो जो भी आपकी कंप्रेशन या एलोंगेशन की है वो is always opposite to the displacement। ये नेगेटिव साइन क्या बता रहा है? नेगेटिव साइन बता रहा है कि जो इंटरनल फोर्स है, रिस्टोरिंग फोर्स है, वो अपोजिट होगी, फोर्स जो होगी वो अपोजिट होगी टू द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, है ना? उस डायरेक्शन में तो नहीं होगी ना, उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगी, तभी तो वो उसको वापस लाने की कोशिश करेगी। मतलब कि अगर डिस्प्लेसमेंट यहां पर हो रही है तो फोर्स उसको वापस से यहां पे लाने की कोशिश कर रही है। ठीक है, तो वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स इज पॉजिटिव, बट वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स, मतलब इंटरनल फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स, वो होगी नेगेटिव। जब डिस्प्लेसमेंट 0 थी, इंटरनल फोर्स भी 0 थी, बट जैसे जैसे डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज हुई, इंटरनल फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स भी इंक्रीज होगी, और मैक्सिमम कब हो जाएगी? मतलब एक्सटर्नल फोर्स के बराबर कब हो जाएगी? जब डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगी। ठीक है, अब आपको निकालना है वर्क डन बाय द फोर्स। ठीक है, मतलब स्प्रिंग की वजह से क्या वर्क डन होता है, ठीक है, वो निकालना आपको। ठीक है, चलो देखो, अब सिंस जो वेरिएशन हो रही है फोर्स की, लीनियर वेरिएशन है ना, कोई एंगल वेंगल तो नहीं बन रहा है, लीनियर वेरिएशन हो रही है। ठीक है, तो एवरेज फोर्स, जो एवरेज फोर्स होगी वो क्या हो जाएगी? एवरेज फोर्स ड्यूरिंग कंप्रेशन या इलोंगेशन वो होगी, पहले तो था 0, मतलब जब डिस्प्लेसमेंट नहीं हुई थी, तब आपका क्या था? एवरेज कैसे निकालते हैं? इनिशियल प्लस फाइनल अपॉन 2। जब डिस्प्लेसमेंट नहीं हुई थी तो आपकी फोर्स क्या थी? 0। ठीक है, फिर डिस्प्लेसमेंट के साथ फोर्स क्या आ गई? रिस्टोरिंग फोर्स आ गई अपॉन 2, इट इज Fs अपॉन 2। वर्क डन विल बी इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, राइट? फोर्स क्या है? Fs अपॉन 2। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट क्या है आपकी? डिस्प्लेसमेंट क्या है? x, इट विल बी इक्वल्स टू 1/2, ठीक है, Fs इंटू x। ठीक है, बट हमें क्या पता है? Fs तो किसके बराबर था? Fs किसके बराबर था? K इंटू मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क डन क्या हो जाएगा? 1/2 K इंटू मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, इंटू वो आपका डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो बन जाएगा 1/2 kx स्क्वायर। दिस इज द वर्क डन बाय द किसका? जो आपने स्प्रिंग फोर्स के द्वारा कितना काम किया फॉर द इलोंगेशन या कंप्रेशन के दौरान। ठीक है, तो ये आपको फॉर्मूला याद रखना है। आपको कैसे आया ये नहीं भी याद होगा तो चलेगा, बट आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए और कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। ठीक है, चलो समझ आ गया ना? चलो आगे। तो स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होता है? क्या था आपका? यही था ना, इंटू डिस्प्लेसमेंट x, है ना? रिस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल टू k इंटू एक्स। के कितना आ जाएगा? Fs इंटू
एक्स, ठीक है। तो एफ क्या होता है, फोर्स इंटू मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दिस इज द स्प्रिंग कांस्टेंट। आप ऐसे निकाल सकते हो, जितनी डिस्प्लेसमेंट हुई एम और जी तो आपको पता ही होगा, ठीक है। अ मास ऑफ 2 kg अटैच्ड टू अ लाइट स्प्रिंग ऑफ फोर्स कांस्टेंट के 1000 न्यूटन मीटर, ठीक है। मास दिया है 2 kg, कैलकुलेट द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स इन स्ट्रेचिंग द स्प्रिंग बाय 10 सेंटीमीटर, डिस्प्लेसमेंट ये दी है। तो आपको क्या निकालना है, कैलकुलेट द वर्क डन बाय द स्प्रिंग वाला फॉर्मूला क्या था, ये था, ये 100 दिया है बिल्कुल। देन मास कितना दिया है, 2 kg दिया है, ठीक है। एंड डिस्प्लेसमेंट दिए, मास की जरूरत नहीं है, सॉरी, है ना, डिस्प्लेसमेंट चाहिए हमें। चलो तो कितना आ जाएगा ये, 5000, बट आप इसको ना सेंटीमीटर में दिया, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लो, ठीक है। तो इट इज 0.5 जूल्स। क्लियर होगी बात, ओके। आ जाओ एनर्जी पे। आई थिंक आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा वर्क डन क्या होता है, किस टाइप का क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आ जाओ किस पे, एनर्जी पे। तो एनर्जी क्या होती है, काम करने की क्षमता, एबिलिटी टू डू वर्क। एनर्जी बहुत सारी तरह की होती है, केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, टाइडल एनर्जी, है ना, कितनी सारे टाइप की एनर्जी पढ़ते आते हैं, हीट एनर्जी, ठीक है। ये सारी एनर्जीज पढ़ते हैं। जो मेन इंपॉर्टेंट मैंने यहाँ पर पढ़ानी है वो है आपकी मैकेनिकल एनर्जी। अब तुम बोलोगे मैम ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, थोड़ा सब्र करो। इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम करंट वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, है ना, इलेक्ट्रिसिटी पढ़ना है हमने। फिर हमने सोर्सेस ऑफ एनर्जी पढ़ना है, जिसमें हम टाइडल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, ठीक है, बायो एनर्जी, ये सब हमने वहां पढ़नी है। बट यहाँ पर जो मुझे पढ़ानी है ना फिजिक्स में तुम्हें अभी अभी के लिए, वो मैंने पढ़ानी है मैकेनिकल एनर्जी विच इज इक्वल्स टू योर काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ये पढ़ाना है मैंने तुम्हें, ठीक है। मतलब मैंने तुम्हें दो चीजें पढ़ानी है, काइनेटिक एनर्जी पढ़ानी है और पोटेंशियल एनर्जी पढ़ानी। अब एनर्जी जो है वो वर्क डन ही होता है, मतलब काम तभी करोगे जब तुम्हारे अंदर जितनी क्षमता होगी उतना ही तुम काम करोगे। और इनके यूनिट्स भी आपकी क्या होती है, दोनों की सेम, दैट इज जूल्स। समझ आया, ठीक है। सो अब एक आइंस्टाइन ने मास एनर्जी रिलेशनशिप दिया था, ठीक है। उन्होंने कहा था मास एंड एनर्जी दे आर इंटर कन्वर्टिबल, मतलब ये एक दूसरे में चेंज हो जाते हैं। एंड उसने कहा था E इज इक्वल्स टू, हम जिसको आइंस्टाइन इक्वेशन भी कहते हैं, E हो गया एनर्जी, मास m, एंड c हो गया स्पीड ऑफ लाइट, जो कि आपकी कांस्टेंट रहती है, दैट इज 3.8 इंटू 3 इंटू 10 पावर 1 सेकेंड, 3 इंटू 10 पावर 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, 3 इंटू 10 पावर 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी है वर्क की तरह, यूनिट्स आपकी जूल्स है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी आ जाओ, एनर्जी ड्यू टू मोशन, मैं तो सिंपल लैंग्वेज में यही बोलती हूँ कि मोशन की वजह से, ठीक है, जो एनर्जी होती है उसको हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। इट इज द इनहेरेंट एबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू परफॉर्म वर्क, ठीक है। और जो वर्क आप मोशन की वजह से परफॉर्म कर रहे हो वो आपकी काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है। मतलब कि किसी मूविंग ऑब्जेक्ट को रोकने के लिए आपने कितना काम किया, ठीक है, या आपने किसी रुके हुए ऑब्जेक्ट को मूव करवाने के लिए कितना काम किया, दैट इज योर काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ mv स्क्वायर, m हो गया उस ऑब्जेक्ट का मास, ठीक है, और v हो गई वेलोसिटी, ठीक है।
मतलब कि काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड कर रही है? काइनेटिक एनर्जी दो चीजों पे डिपेंड कर रही है, किसी ऑब्जेक्ट के मास और किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी पे। अगर दोनों में से कुछ भी जीरो हुआ तो वर्क डन क्या हो जाएगा? जीरो। ठीक है, उसके बाद आता है रिलेशनशिप बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड द मोमेंटम। तो सीधी सी बात करो, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? हाफ mv स्क्वायर। मोमेंटम होता है p इज इक्वल्स टू mv। ठीक है, इस इस इसको यहां पे पुट कर दो। ठीक है, बन जाएगा हाफ pv, ऐसे बन जाएगा। और तुम कह लो, इसको मैं एक तरीके से और लिखती हूं, अगर तुम इसको काइनेटिक एनर्जी लिखा तुमने हाफ mv स्क्वायर, ऊपर और नीचे m से मल्टीप्लाई कर दो, कोई फर्क पड़ा? नहीं पड़ा ना, सेम है। ठीक है, ये बन जाएगा m स्क्वायर v स्क्वायर अपॉन 2m, ये बन जाएगा p स्क्वायर अपॉन 2m। ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया अगर काइनेटिक एनर्जी और ये करना है। और नहीं तो तुम ऐसे भी लिख सकते हो, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, अगर तुम p का निकालना चाहते हो तो इट इज काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, क्योंकि मास तो कांस्टेंट रहता है। तो मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। मतलब अगर मैं तुम्हें पूछती हूं कि किसी ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी जो है वो 16 जूल्स है, तो मोमेंटम क्या होगा? तुम सीधा कर दोगे, मोमेंटम हो जाएगा 4। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी इज स्क्वायर ऑफ इज इक्वल टू मोमेंटम का स्क्वायर, या तुम कह सकते हो मोमेंटम इज द स्क्वायर रूट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, वर्क एनर्जी थ्योरम सीधी बात क्या कहती है कि जो आपका वर्क डन होता है वो होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन क्या होता है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, दैट इज फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो वर्क डन इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, दिस इज द वर्क एनर्जी थ्योरम। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? जो एनर्जी आपकी स्टोर्ड होती है किसी ऑब्जेक्ट में, उसकी पोजीशन की वजह से, स्टेट की वजह से, कंडीशन की वजह से, ठीक है, मतलब हाइट, कॉम्प्रेशन, स्ट्रेचिंग, शेप, किसी भी चीज की वजह से जो स्टोर्ड एनर्जी किसी ऑब्जेक्ट के अंदर होती है, दैट स्टोर्ड एनर्जी इज द पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो यू कैन सिंपली से दैट पोटेंशियल एनर्जी इज ड्यू टू हाइट, मतलब पोजीशन की वजह से हो सकती है, ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन की वजह, शेप की वजह से हो सकती है, दैट इज द पोटेंशियल एनर्जी। और यू कैन से दैट पोटेंशियल एनर्जी इज द स्टोर्ड एनर्जी। अगर किसी बॉन्ड्स में है तो यू कैन से दैट इट इज अ केमिकल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अगर किसी चार्जेस में है तो यू कैन से इलेक्ट्रिकल केमिकल पोटेंशियल एनर्जी। तो मैं किसी भी फॉर्म में पोटेंशियल एनर्जी जो है वो स्टोर हो सकती है। ठीक है, तो मोस्ट कॉमन टाइप इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, जो कि हाइट की वजह से होती है, एंड इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी जो कि आपकी कॉन्फ़िगरेशन, डिफॉर्मेशन वगैरह की वजह से होती है, जैसे कि रबर बैंड में, स्प्रिंग में। ठीक है, वो आपकी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है, तो ये जो स्टोर्ड एनर्जी डिफरेंट फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है, मतलब पोटेंशियल एनर्जी को आप काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हो। आप पूछोगे कैसे? ये देखो, मान लो ये एक बॉल है, ठीक है, किसी हाइट पे पड़ी है, ठीक है, किसी हाइट पे है फ्रॉम द ग्राउंड। ठीक है, इस बॉल में अभी पोटेंशियल एनर्जी जो होगी ना वो मैक्सिमम होगी और काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो 0 होगी। पर जैसे जैसे बॉल जो है वो नीचे की तरफ आ रही है, बॉल इज कमिंग डाउन, ठीक है, तो जैसे जैसे बॉल नीचे की तरफ आ रही है तो बेटा पोटेंशियल एनर्जी जो है वो डिक्रीज हो रही है, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है। जैसे ही बॉल बिल्कुल नीचे आ जाएगी, ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो मैक्सिमम हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगी। मतलब कि तुमने पोटेंशियल एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर दिया? काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। सिंपल सी बात कि वाटर स्टोर्ड इन डैम, वाटर स्टोर्ड इन डैम, तो वाटर स्टोर्ड इन डैम इज योर पोटेंशियल एनर्जी। उस टाइम पे वाटर के अंदर जो एनर्जी है वो क्या है? पोटेंशियल एनर्जी। जब उस पानी को आप नीचे फेंकते हो, टरबाइन को रन करते हो,
ठीक है, तो वो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो किस में कन्वर्ट हो गई आपकी, काइनेटिक एनर्जी में। ठीक है, तो आप एक एनर्जी को दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी होती है ड्यू टू पोजीशन, मतलब स्पेसिफिकली मैं कहूंगी हाइट की वजह से होती है। ठीक है, जैसे कि रॉक ऑन द एज ऑफ अ क्लिफ, वाटर बिहाइंड अ डैम, अ बॉल हेल्ड अबव द ग्राउंड। ठीक है, एंड इट इज द फॉर्मूला क्या हो जाता है इसका, mgh, वर्क डन इन मूविंग ऑब्जेक्ट अगेंस्ट द ग्रेविटी, पढ़ा था ना, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होती है एनर्जी स्टोर्ड इन ऑब्जेक्ट, जब उस ऑब्जेक्ट को स्ट्रेच या कंप्रेस करो, जो मैंने आपको क्या पढ़ाया था, वो स्प्रिंग वाला केस पढ़ाया था। ठीक है, तो स्प्रिंग के अंदर जो फोर्स होती है उसको हम रिस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। ठीक है, तो स्ट्रेच रबर बैंड, कंप्रेस स्ट्रिंग, वाउंड अप क्लॉक स्प्रिंग। ठीक है, स्प्रिंग वगैरह और रबर बैंड वाली आपकी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है, क्लियर हुई बात। ठीक है, तो वर्क डन और एनर्जी जो होता है ना बेटा सेम होता है। ठीक है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी समझ आ गया। ठीक है, ओके, उसके बाद क्या है, अच्छा ये समझ लो, एक बार एनर्जी को मैं फिर से बता देती हूँ, काइनेटिक एंड पोटेंशियल। काइनेटिक का फॉर्मूला मैंने बोला हाफ mv स्क्वायर। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी का mgh। ठीक है, ड्यू टू हाइट। ठीक है, अगर आप स्प्रिंग वाला लेते हो तो पोटेंशियल एनर्जी वही हो जाती है जो वर्क डन बाय द स्प्रिंग, दैट इज kx स्क्वायर। ठीक है, ओके, power, the rate at which work is done, that is called power. The rate at which work is done उसको हम क्या बोलते हैं, power. ठीक है, सो क्या होता है भाई पावर का यूनिट्स, फॉर्मूला क्या होगा पावर का, बड़ा सिंपल से बड़ी बार पढ़ा होगा यार, आज मेरे इसको एक सेकेंड, हाँ, power is equals to rate at which work is done, work done upon time taken, that is power. ठीक है, और यू कैन रेट इट एनर्जी कंज्यूम्ड इज अपॉन टाइम टेकन, कितने टाइम में कितनी एनर्जी कंज्यूम हुई है, क्योंकि वर्क डन एनर्जी तो सेम ही होते हैं ना, दैट इज कॉल्ड पावर। ये यूनिट ऑफ पावर इज कॉल्ड एज वॉट, पावर की यूनिट होती है वॉट, एंड 1 watt इज इक्वल्स टू 1 watt is equals to, what is the unit of work, joules, what is the unit of time, seconds, तो 1 joule per second, that is 1 watt. ठीक है, ओके, SI unit is watt. ठीक है, then we have kilowatt, that is equals to 1000 watt. We have megawatt, that is equals to 10 to the power 6 watt. We have gigawatt, that is equals to 10 to the power 9 watt. And ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम में, ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम में, ठीक है, यूनिट ऑफ पावर इज हॉर्स पावर एंड विच इज इक्वल्स टू 746 वॉट हॉर्स पावर। ठीक है, ठीक है, हमारे इंडियन सिस्टम में जो मतलब हम मोस्टली यूज करते हैं दैट इज किलोवाट और बिगर यूनिट ऑफ एनर्जी। ठीक है, 1 किलोवाट और इज इक्वल्स टू भी मैंने बताया भी था 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल्स। ठीक है, 1 किलोवाट और को हम बोटू भी बोलते हैं, दैट इज बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। ठीक है, आपके घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी आती है आप उसको क्या बोलते हो, किसमें मेजर करते हो, आप सिंपल इसको यूनिट्स भी बोल सकते हो। ठीक है, जो हम कमर्शियल स्केल्स में, हाउस होल्ड्स में, इंडस्ट्रीज में इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंजप्शन करते हैं वो हमारी बोटू होती है, किलोवाट और होती है, पर उसको सिंपल यूनिट्स बोलते हैं, 2 यूनिट्स ऑफ एनर्जी आपने इस्तेमाल की है। ठीक है, देन वी हैव कंजर्वेटिव एंड डिसिपेटिव। अच्छा मुझे एक और चीज बतानी है, कहाँ गया है, जैसे कि पेंडुलम का केस लेते हूँ। ठीक है, पेंडुलम ऐसा होता है, ये होता है बॉब, ये होता है थ्रेड, है ना पेंडुलम का। ठीक है, पेंडुलम इधर मूव करता है, पेंडुलम इधर, बॉब मूव हेयर, बॉब मूव हेयर, दिस इज मीन पोजिशन एंड दिस आर एक्सट्रीम पोजिशन, राइट।
मीन पोजीशन और एक्सट्रीम पोजीशन, जब आपका पेंडुलम बॉल यहां से यहां मूव करता है तो पोटेंशियल एनर्जी उसकी क्या हो गई, मैक्सिमम, और वो यहां पर आकर थोड़े कुछ सेकंड्स के, मिली सेकंड्स के लिए रुक जाता है, काइनेटिक एनर्जी होगी 0। ठीक है, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, काइनेटिक एनर्जी 0। एट दिस पोजीशन पोटेंशियल एनर्जी बिकम्स 0 मिनिमम एंड काइनेटिक एनर्जी बिकम्स मैक्सिमम। ठीक है, तो तुम कह सकते हो कि एनर्जी इज कंजर्व्ड, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू वन फॉर्म टू अनदर। आप एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करते हो, ना ही उसे क्रिएट कर सकते हो ना ही उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। तो बेटा कंजर्वेटिव फोर्सेस वो होती हैं द वर्क डन बाय द फोर्स, ठीक है, वर्क डन बाय द फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ टेकन, पाथ से कोई लेना देना नहीं है, चाहे तुम यहां से जाओ या तुम यहां से जाओ या तुम यहां से जाओ, सब जगह काम एक जैसा ही है। अगर तुम यहां से जाते हो, यहां से जाते हो, यहां से जाते हो, तुमने सेम काम किया, क्योंकि कंजर्वेटिव फोर्स में पाथ से कोई लेना देना नहीं, कंजर्वेटिव फोर्स में सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन से लेना देना होता है। ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व्ड रहती है कंजर्वेटिव फोर्सेस में, और वर्क डन कैन बी स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी और इट इज फुली रिकवरेबल। और नेटवर्क डन अगर क्लोज्ड पाथ है तो नेटवर्क डन, क्योंकि इनिशियल फाइनल पॉइंट्स में सिर्फ डिपेंड कर रहा है, नेटवर्क डन क्लोज्ड पाथ में जो होगा वो 0 हो जाएगा। मतलब आपने यहां से स्टार्ट किया था, वहीं पर आ गया हो तो वर्क डन क्या हो गया, 0। ठीक है, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, इलास्टिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये सब आपकी कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है आपकी कंजर्वेटिव फोर्स है, इलेक्ट्रिकल फोर्स आपकी इलास्टिक फोर्स हो गई, मैग्नेटिक फोर्स हो गई, सब आपकी कंजर्वेटिव फोर्सेस है। ठीक है, और जो फोर्स होती है दैट फोर्स एक्ट अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग सेंटर्स ऑफ टू बॉडीज। ठीक है, दैट फोर्स, द फोर्स दैट एक्ट अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर्स ऑफ टू बॉडीज, जैसे कि ग्रेविटेशनल फोर्स में होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में होता है, दैट फोर्स आर कॉल्ड एज सेंट्रल फोर्सेस। तो कंजर्वेटिव फोर्सेस जो है इलेक्ट्रिकल ग्रेविटेशनल फोर्स हो गई, आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गई, ये आपकी सेंट्रल फोर्सेस भी हैं और ये आपकी कंजर्वेटिव फोर्सेस भी हैं। ठीक है, तो सेंट्रल फोर्सेस आर कंजर्वेटिव फोर्सेस। ठीक है, अच्छा, नॉन कंजर्वेटिव में क्या होता है, वर्क डन जो है वो पाथ पे डिपेंड करता है, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व नहीं होगी क्योंकि कुछ ना कुछ एनर्जी वो पाथ पे डिपेंड कर रहा है, तो कुछ ना कुछ एनर्जी काम करने के दौरान हीट या साउंड की फॉर्म में वेस्ट हो जाएगी। ठीक है, और नेट वर्क डन जो है वो 0 नहीं होगा क्योंकि वो पाथ पे डिपेंड कर रहा है, कोई इनिशियल या फाइनल पॉइंट्स पे डिपेंड नहीं कर रहा है। जैसे कि फ्रिक्शन के दौरान भी हीट की वजह से कुछ एनर्जी लॉस होती है, एयर रेजिस्टेंस की वजह से। ठीक है, सो कंजर्वेटिव फोर्स जो है पाथ इंडिपेंडेंट होती है, बट नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस पाथ डिपेंडेंट होती हैं। यहाँ पे वर्क डन बाय पाथ ए एंड पाथ बी इज नॉट इक्वल, बट यहाँ पे आप चाहे कोई मर्जी फॉलो कर लो, पाथ पे वो डिपेंड ही नहीं करता, सारे वर्क डन क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। ठीक है, सो ये था आपका वर्क, एनर्जी एंड पावर पे जितना भी आपका था। ठीक है, कॉन्सेप्ट थे वो मैंने सारे क्लियर कर दिए हैं। ठीक है, सो हम इसके ऊपर क्वेश्चंस भी करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वगैरह भी अलग से वीडियो लेकर आएंगे, सो डोंट वरी, आपकी एक एक टॉपिक क्लियर होगा और इसके बाद आई थिंक साइंस में आपको कभी भी कोई डाउट्स नहीं रहेंगे। ठीक है, सो अच्छा लगा तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब स्टडी विद पलक। यू कैन कनेक्ट विथ मी ऑन माई टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, बिकॉज आई बिलीव मोर वी कनेक्ट easier the success becomes. So just one click and you search and share.